नमस्कार दोस्तों। आज मैं साइंस का तीसरा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। अध्याय पहला और दूसरा पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। यूपी पीसीएस प्री 70 बीपीएससी को ध्यान में रखते थे। आरओ एआरओ बीएसएससी यूपी पुलिस जितने भी एग्जाम हैं सब में साइंस का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एक बार एनसीईआरटी पढ़िए और हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी चालू करने वाला हूँ और ज्योग्राफी, ये तीन को मैं फिलहाल अभी पढ़ाऊँगा क्योंकि 70 बीपीएससी के ध्यान में रखते हुए तो उसमें 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बार आप लोग एनसीईआरटी पढ़िए, भागिए नहीं, क्योंकि बार बार आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन छूट जाता है एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है। एनसीईआरटी से दोस्तों, आप एनसीईआरटी में इतनी ताकत है कि आपको यूपीएससी निकलवाने की क्षमता रखती है एनसीईआरटी। आप नहीं भी कुछ पढ़िएगा ना, इसको अगर अच्छा से पढ़ लीजिएगा तो आपको इतनी इसमें ताकत है कि पीसीएस आपको सिविल सर्विस निकलवा सकता है अगर इसका सारा सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो एक बार पढ़िए, आप लोग जुड़िए इससे, एसके स्टडी IAS चैनल पे आइए, जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई पैसा नहीं लग रहा है दोस्तों, फ्री में पढ़ाया जा रहा है, तो आप आके पढ़िए। तो देखिए, पदार्थों का पृथ्वीकरण। तो शुरुआती में थोड़ा बोरिंग आपको लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेगा चैप्टर ना तो फिर आपको इंटरेस्ट आने लगेगा। जैसे कैसे मिडाइवल एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते तो आपको मज़ा नहीं आता उतना, लेकिन वहीं 1800 मान लीजिए कि 1885 या 1905 से लेकर आप पढ़िए आज़ादी तक 1947 तक, आपको खूब इंटरेस्ट आता है क्योंकि वहाँ कहानी जैसा लगता है, आपको दिखता है कि ये चीज़ घटना हुआ था। तो आगे आगे बढ़ेगा तो आपको अच्छा लगेगा, इसलिए भागना नहीं, आपको जुड़िए इससे। तो देखिए, पदार्थों का पृथक्करण अलग। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थों किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों को द्रव से छलनी द्वारा पृथक किया जाता है। आप देख सकते हैं, ये क्या हुआ, केटली हो गई, ये क्या होगा, कप हो गया, ये चाय छन्नी हो गई। तो देखते कैसे पृथक किया जाता है। तो वही बता रहे हैं पदार्थों का पृथक्करण। छोटा छोटा चीज को ध्यान में रखते हैं एनसीईआरटी। तो देख लीजिए, चाय की पत्तियों को चालनी करना। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे को, जैसे देख लीजिए आप, अभी कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है मैं बता नहीं सकता हूँ आपको। ये बीपीएससी या यूपीपीएससी में आपको कितने बार एक इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आप ये मत सोचिए कि आप इसको दिखा रहा हूँ मैं फिगर, इससे रिलेटेड कि मान लीजिए कि ये पूछ देता है कि दही को मंथन जो मथता है तो अपकेंद्रीय बल लगता है कि अभिकेंद्रीय बल लगता है कि क्या लगता है। अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल से कितने बार क्वेश्चन पूछा गया है, कहीं ना कहीं आपको वहाँ से ये रिलेट कर रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। एनसीईआरटी की यही खूबसूरती है कि एक छोटे छोटे चीज़ को ख्याल में रखते हो, डाला हुआ है इसमें। फसल कटाई के पश्चात अनाज को भूसे से पृथक करते समय मक्खन को पृथक करने के लिए दूध या दही को मंथन किया जाता है। आप देखते हैं हमारे माताएं बहनें जो होती हैं घर में, देखते हो अपने दादी को चाची को, आप देखते होगे कि एक डेगची में या कुछ हांडी उंडी में लेके ऐसे ऐसे करते हैं। रही हुई जानते हैं, रही जो दलघटनी जानते हैं ना आप लोग, ऐसे ऐसे किया जाता है, ऐसे ऐसे। तो दलघटनी से वो ऐसे ऐसे दोनों हाथ से करने से ना वो अलग हो जाता है। तो देखिए, रेशे में बीजों से पृथक करने के लिए देख रहे हैं, और कपास को ओटो और कदाचित अपने नमकीन दलिया तथा पोहा खाया होगा। यदि आपने यह पाया होगा कि इसमें देखिए दलिया पोहा की मिर्च है तो खाने से पहले उन्हें सावधानीपूर्वक बाहर निकाल दिया होगा। कल्पना कीजिए कि एक टोकरी में आम और अमरूद भरे हैं तो आपस में पृथक कैसे करेंगे। तो देख रहे हैं, पृथक करने का दूध या दही का मंथन करके मक्खन निकाला जाता है। ऐसा करना सरल प्रतीत होता है, परंतु यदि पृथक किए जाने वाले पदार्थ आम या अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे हो तो उन्हें पृथक करने के लिए क्या करना होगा। कल्पना कीजिए कि यदि आपको रेत और नमकीन के मिश्रण से भरा कोई गिलास दिया जाता है तो मिश्रण से रेत के कणों को हाथ से बीन कर पृथक करने में सोचना भी संभव नहीं है। तो
कितना मुश्किल होगा। दोस्तों थोड़ा आवाज़ मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। यहाँ मुखर्जी नगर में इतने कुत्ते भूकते हैं ना, क्या पूछिए मत। यहाँ वीडियो बनाना बड़ी मुश्किल हो जाता है, तो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आवाज़ को। जैसे देख लीजिए आप, ये दूध दूध से मक्खन कैसे निकालते थे, किस बल पे काम करते हैं, तो अब केंद्रीय बल पे, अब केंद्रीय बल पे, अब केंद्रीय बल पे काम करता है ये। अगर ये बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको देखिए छठी क्लास का चैप्टर तीसरा है, देखिए यहीं पे ये चीज़ आपको मिल जा रही है। तो आपको छोटे छोटे चीज़ आपको मिलेंगे जो डायरेक्ट एग्जाम में उठा कर पूछ दिया जाता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो आपको मज़ा आएगा, इसलिए आप जुड़िए आप लोग। तो किस बल पे काम करता है, दूध से दही निकालना, अब केंद्रीय बल पे काम करता है। पृथक करने के दिया हुआ कॉलम देख लीजिए। जैसे देख लीजिए, चावल से पत्थरों का पृथक करना, दो विभिन्न उपयोगी पदार्थों को पृथक करना, मक्खन प्राप्त करने के लिए दूध का मंथन करना, अनुपयोगी अवयवों को दूर करना, तो ये पृथक करने का सारणी दिया हुआ है। प्रक्रम के उद्देश्य के पृथक्करण अवयवों के उपयोगी ढंग में मिलान कर सकते हैं आप। जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को लेके चलेंगे दोस्तों, इसमें भी जो उतना वो नहीं होगा उसको थोड़ा, क्योंकि अभी पहला शुरुआती चैप्टर है तो उसमें बेसिक चीज़ थोड़ा मोड़ा दिया हुआ है। जैसे यहाँ देख लीजिए हस्त चयन, तो इस विधि में जैसे गेहूँ, चावल तथा दालों को कुछ बड़ी मिट्टी के कणों द्वारा पत्थर को भूसे से पृथक नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए अनाज के से पत्थर के टुकड़ों का हस्त से पृथक्करण कर रहा है। पृथक्करण की विधियाँ क्या होती है, अब हम पदार्थों को पृथक्करण की कुछ साधारण अलग करना। पृथक्करण मतलब क्या होता है, अलग करना, अलग करना, कोई भी चीज़ को अलग करना। कुछ जैसे मान लीजिए कि अब ये चावल है, चावल के दाने ही है, चावल के दाने, इसमें मान लीजिए कि कंकर पड़ गया, कंकर, तो इसको अलग कर रहा है, इसको पृथक्करण कहते हैं। देख लीजिए थ्रेसिंग, थ्रेसर जानते हैं आप लोग। अपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं या चावल की सूखी डंडियों और सूखे पौधे के गट्ठर देखे होंगे। अब थ्रेसर तो देखते होंगे, गेहूं पे रहते, कौन नहीं देखा होगा दोस्तों। हम लोग तो सब गांव से रहने वाले लोग हैं, तो शहर में भी रहते तो देखते होंगे, क्योंकि उसको जैसे थ्रेसिंग किया जाता है उसमें देखते होंगे कि गेहूं अलग गिर रहा है, अब भूसी कुछ दूर जाके गिरता है। चाहे आप देखते होंगे जो वो धान होता है, धान का नेवारी मतलब पुआल, पुआल अलग जाता है और उसकी धान अलग गिरता है। तो देख लीजिए पौधे से अनाज को अलग करने से पहले धूप में सुखाया जाता है। प्रत्येक सूखे पौधे को डंडी पर अनकल लगे होते हैं, मतलब धान गेहूँ कुछ लगे होते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गठोरों पर लगे अनकनों की संख्या की कल्पना कीजिए कि किसान अनकनों को सूखे पौधों के कितने गठोरों से अनाज को कैसे पृथक करते होंगे। दोस्तों आज तो जो आ गई है, जो थ्रेसर आ गई है, ट्रैक्टर में ला के उसको निकाल लिया जाता है। पहले दोस्तों ये होता था कि उस पर बैल को चलाया जाता था, जो होती थी ना गेहूँ या धान, तो उसको छीट दिया जाता था, बीच में एक खूंटा गाड़ दिया जाता था, खूंटा आप लोग जानते होंगे, गाड़ दिया जाता था और उसमें 5-6 बैल को रस्सी से जोड़ दिया जाता था, उसको पाघा बोलते हैं, उसे जोड़ दिया जाता था और उसको एक आदमी चलाता था। मतलब तब तक चलाते रहता था जब तक पूरे धान न झड़ के नीचे चला जाए, फिर उसको कोड़ता था। कोड़ना मतलब उसको फिर एक बार कोड़ देता था कि नीचे में नहीं झरा क्या, फिर कोड़ के वो रख देता था, फिर उस पर चलाता था, तो ऐसे करके होता था। आज तो बहुत सुविधा है। तो वहीं कह रहा है आमों तथा अमरूदों के वृक्ष से तोड़ा जा सकता था, परंतु अन्य कण आम और अमरूदों की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इनकी डंडियों से तोड़ना संभव होगा। अन्य कणों को उनकी डंडियों से कैसे पृथक किया जाता है, तो सूखे पौधे की डंडियों को अन्य कणों के अथवा अनाज को पृथक करने के लिए प्रक्रम में थ्रेसिंग करते हैं। इस प्रक्रम को डंडियों को पीटकर अन्य कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया, देखिए दोस्तों दे ही दिया बैलों की सहायता से। हाँ जी दोस्तों, पहले बैलों की सहायता से ही किया जाता था, मैं खुद देखा हूँ, अभी भी मेरे गांव में कहीं कहीं होता है। पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। अब
एक और होता था दोस्तों कि बैल से पहले ना उसको पीटा जाता था, जैसे कोई लकड़ी रख दिया, थोड़ा थोड़ा लेके पीटा। अभी भी यूपी वगैरह में, बिहार में कहीं कहीं पीटा जाता है दोस्तों। जो थोड़ा मोड़ा रह गया ना तो उसको ऐसे ही पीट दिया जाता है, मतलब झाड़ा जाता है। मतलब कोई लकड़ी पे मारिएगा तो धान झड़ के गिरेगा। तो ये सब विधि अभी भी चलता है। जैसे देखिए एक एक आदमी को क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है कि कोई चीज़ मान लिया लकड़ी जैसा कुछ रख दिया है और उस पर इसको पटक रहा है। तो क्या हो रहा है कि गिर रहा है, धान गेहूँ गिर रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं गिर रहे हैं। देख लीजिए, आप प्लेट अथवा समाचार पत्र के ऊपर से आप मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप अपने अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं? क्या दोनों अवयवों कणों को आपस में कर सकते हैं? निष्पावन विधि देख क्या कहलाती है। देखिए दोस्तों, हवा की दिशा में, इसका क्या मतलब होता है? देखिए सूप होती है दोस्तों, भूसा और अनाज। देखिए दोस्तों, एक चलनी है ये। कोनिया जानते हैं दोस्तों, जो छठी मैया को चढ़ाते हैं कोनिया, चाहे सूप। तो उसे क्या करते हैं, जिस दिशा में हवा चल रहा है ना दोस्तों, देखिए ये सूप हो गई। सूप देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है भूसा और अनाज। देख लीजिए, अनाज यहाँ गिर रही है, अनाज कहाँ गिर रही है, निष्पावन विधि है। अनाज ये गिर रही है और देखिए भूसा यहाँ गिरी है। तो अनाज में वेट होता है ना तो वो नीचे ही गिर जाएगी। और जो भूसी ना उड़ के हवा की दिशा में कर रही है, ऐसे ऐसे कर रही है, तो देखिए इधर इधर गिर रही है, इधर इधर गिर रही है, इधर इधर गिर रही है, इधर इधर गिर रही है। इसको क्या कहते हैं, निष्पावन विधि कहते हैं। इसी के द्वारा पहले ऐसे ही किया जाता था, क्योंकि जब बैल चला के आप उसको रखिएगा तो उसमें तो भूसी उसी सब साथे में न रहता था, तो उसको इसी तरीके से अलग किया जाता था। देख रहे हैं, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगा देखने को हर जगह। इसमें एनसीईआरटी की यही तो दोस्तों खूबसूरती है कि आपको इतने बेसिक चीज़ मिलेगा ना देखने को, कि आप एक बार पढ़िएगा ना तो फिर आपको दिमाग में वो छप जाता है। निष्पावन विधि है ये, देख रहे हैं। देखिए क्या करें, निष्पावन कहलाती है। निष्पावन का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अनकणों से पृथक करने के लिए करते हैं दोस्तों। समझ गए? देख रहे हैं, देख रही थ्रेसिंग विधि है। देख लीजिए इसमें निष्पावन। देखिए सूखे रेत तथा लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए और मिश्रण को देख ली। हल्के भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र हो जाते हैं, जबकि भारी अनकण पृथक होकर निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बन जाते हैं और अलग हुए भूसे को पशुओं के चारे सहित अन्य प्रयोजन में उपयोग किया जाता है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज़ को आप जैसे ऐसे ऐसे गिरा रहे हैं तो जो अन्न होगी ना, अन्न यहाँ गिरेगी। मान लीजिए कि चावल जैसे होगी तो चावल यहाँ गिर जाएगा दोस्तों। थोड़ा इसको पतला कर ले रहा हूँ, बहुत मोटा हो जाता है ना, उसको 4 पे कर देते हैं। देखिए चावल यहाँ गिर जाएगा, अब भूसा यहाँ गिर जाएगा। यहाँ पे कोई मान लीजिए व्यक्ति, इसको मान लीजिए कोई एक छोटू है, इसको ऐसे करके गिरा रहा है, तो देख लीजिए चावल यहाँ गिरेगा, भूसा वहाँ गिरेगा। चालन क्या होता है देख लीजिए, देख लीजिए। ये आप देखिए, जब घर बनाता है तो बालू को चाला जाता था, चालन। देख लीजिए घर बनाते हैं तो बालू को चाला जाता था कि नहीं। तो देखिए इसमें क्या होता था, बालू नीचे गिर जा रही है, गिट्टी कहाँ गिर रही है, यहाँ आ रही है। गिट्टी ऊपर में ही रह जा रही है, जो अलग होकर यहाँ गिरेगी। देखिए बालू नीचे गिर जा रही है। देखिए चालन द्वारा कंकड़ तथा पत्थरों को रेत से पृथक किया जाता है। आप लोग का घर बना होगा तो पहले ऐसे ही आता था, इसमें गिट्टी रहता था, बालू रहता था, तो उसको इसी विधि द्वारा अलग किया जाता था। देखिए बुक में भी वही रहता है, जो सामाजिक हमारे जो दिनचर्या, जो क्रियाकलाप में शामिल होते हैं, आते हैं, उसी चीज़ को तो यहाँ दिखाया गया है। साइंस क्या है, अगर आप समझ के पढ़ते तो कुछ नहीं है। आपसे पूछ देगा कि चालन क्या है, तो ऐसे नहीं पढ़िएगा तो पता नहीं चलेगा। तो समझ गए? देख रहे कोई व्यक्ति है यहाँ पे बालू को डाल रहा है, बालू को डालने से क्या हो जा रहा है, बालू नीचे गिर रही है और कंकर यहाँ जमा हो जा रहा है, फिर इसको उठा के यहाँ पे डाल दिएगा। तो देखिए चालन। कभी कभी हमें आटे से व्यंजन बनाने की इच्छा होती है, हमें उपस्थित चोकर तथा अन्य अशुद्धियों को पृथक करने की आवश्यकता होती है, तब हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम चलनी छन्नी का उपयोग करते हैं।
जिसमें आटा डालते हैं। देखिए छलनी या छन्नी का भी उपयोग कर सकते आप। देखिए दोस्तों, अगर आटा को आप चालते हैं, गांव में तो उतनी मिहिक आटा आती जैसे आशीर्वाद, फॉर्चून जैसे मिलती नहीं है, तो क्या करता है, उसको जो मिलिया रहती है उसमें आटा पिसा कर लाता है, तो उसको मोटा मोटा पीसता है दोस्तों। उसको क्या है, चलनी से चाला जाता है, तो क्या होता है कि चोकर ऊपर आ जाता है, जो आटा होती है नीचे गिर जाती है। तो वही तो चालन है। चाहे आप बालू या गिट्टी को अलग कीजिए या तो आटा को चोकर से अलग कीजिए। समझ गए? तो कितने बेसिक चीज़ का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं। देख लीजिए, दिया भी हो चालन, देख लीजिए। इसमें आटा है, कोई व्यक्ति है, इसको चाल रहा है। देखिए आटा यहाँ गिर रहा है, चोकर इसमें जमा हो जा रहा है। देख लीजिए। देखिए आटे के छोटे कण चलनी के छिद्रों द्वारा निकल जाते हैं, जबकि बड़ी अशुद्धियाँ चलनी में रह जाती हैं। प्रायः आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थर को, भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है और चालन द्वारा पत्थर, इंडिया तथा भूसा को निष्पादन तथा थ्रेसिंग के बाद गेहूं में रह जाते हैं को दूर किया जाता है। आपने इसी प्रकार के बड़े बड़े चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत से कंकड़ तथा पत्थर पृथक करने के लिए उपयोग में लाते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। पदार्थों का पृथक्करण, तब अवसादन, निस्तारण और निस्यदन। इसको देख लीजिए। अवसादन, निस्तारण तथा निस्यदन, ये क्या होता है? कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन तथा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता है। उदाहरण के लिए जैसे चावल तथा दाल में धूल मिट्टी जैसे हल्के कण हो सकते हैं, लेकिन चावल तथा दालों को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों कैसे पृथक कर सकते हैं? अवसादन पढ़ने का अर्थ है दोस्तों, निस्तारण तथा निषेधन। प्रायः पकाने से पहले चावल या दालों को जल से धोया जाता है ताकि जो धूल कण होगा, मिट्टी होगी, वो हट जाएगा। जब आप चावल या दाल को जब आप चावल या दाल को जल में डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ, धूल कण पृथक हो जाते हैं, अशुद्धियाँ जल में चली जाती हैं। और सोचिए कि बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल या धूल? क्योंकि क्या आपने देखा है कि बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करके जल को बाहर गिराया जाता है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों। अगर उसमें चावल या गेहूँ किसी भी चीज़ को धोते तो देखते हैं जो मिट्टी रहती है ना, उसके नीचे बैठ जाता है, निकलने के बजाय वो नीचे ही बैठ जाता है। नीचे तली में बैठ जाने के प्रकरण में अवसादन कहते हैं। अगर वो नीचे बैठ जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अवसादन। देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा गया है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर सिविल सर्विस के एग्ज़ाम देते तो एक बार अच्छी से पढ़िए एनसीईआरटी। इसलिए एनसीईआरटी लेके आया हूँ। आप लोग को मज़ा नहीं लेना है। मज़े के लिए हम लोग थोड़े ना पढ़ रहे हैं दोस्तों, एग्ज़ाम निकालने के लिए पढ़ रहे हैं। मज़े के लिए पढ़ना है तो कोई बात ही नहीं है। फिर मज़े के लिए नहीं ना पढ़ रहे, एग्ज़ाम निकालना है ना आपको, तो एग्ज़ाम हिसाब से पढ़िए। आपको अब कोई चीज़ क्या आपको अच्छा लगता है क्या नहीं, उसी हिसाब से पढ़िएगा तो एग्ज़ाम निकलेगा, नहीं निकलेगा। कहते हैं अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को हम निस्तारण कहते हैं। देख रहे हैं दोस्तों, अवसादन और निस्तारण में अंतर देखिए आप, मैं आपको समझाऊंगा। अवसादन और निस्तारण, अवसादन किसे कहते हैं? नीचे में बैठ गया प्रक्रम, उसको अवसादन कहते हैं। लेकिन अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उघेरने की क्रिया को हम, तो अवसादन समझ गए होंगे। अवसादन जो नीचे में बैठ गया, मान लीजिए जैसे आप चावल ले लिए, चावल के नीचे में बैठ गया कोई चीज़, तो अवसादन हो गया। अगर बैठ गया उसको, मान लीजिए कि माने तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। और वहीं अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए, मान लीजिए चावल के अंदर मिट्टी बैठ गया, उसको बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उघेरने, मतलब नीचे गिरा दिए, मतलब उघेर दिए, तो उसी को निस्तारण कहते हैं।
चित्र में आइए हम ऐसे ही कुछ अन्य मिश्रण को पता लगाते हैं जिसमें अवयवों को अवसादन तथा निस्तारण विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे देख लीजिए, मिट्टी एवं जल का मिश्रण और अघुलित पदार्थ और मिट्टी, देख रहे हैं, अवसादन और निस्तारण का एक उदाहरण है। देख रहे हैं, मिट्टी एवं जल का मिश्रण, देख रहे हैं, जल नीचे है और मिट्टी ऊपर लग रहा है आपको, देख रहे हैं, इसमें इसी का उदाहरण है। तो अवसादन और निस्तारण आप लोग को समझ गए होंगे। अवसादन मतलब जैसे चावल हो गया, उसके नीचे मिट्टी बैठ गया, अवसादन। और उस बैठे हुए को बिना हिलाए जल में मान लीजिए उघेर दिए कहीं, तो उसको निस्तारण कहते हैं। इसके बाद देखिए, अब चाय को एक छन्नी से डालकर छान लीजिए, चाय को सारी पत्तियाँ छन्नी में रह जाती हैं, इस प्रक्रम को निस्यादन कहते हैं। बताइए, तो आप समझ गए, आपको अवसादन, निस्तारण और निस्यादन। निस्यादन में क्या है कि फिल्टर कर दिया, मान जैसे चाय को छान दिया, वैसे ही मान लीजिए कि आटा को छान दिया, जैसे चावल को आप छान सकते हैं, कोई छन्नी में छान दिए, पूरे नीचे गिर जाएगा जो वेस्ट पदार्थ है, तो उसको निस्यादन कहते हैं। तो अवसादन में क्या हुआ कि मिट्टी को कुछ नहीं किया, नीचे रह गया, छोड़ दिया। निस्तारण में क्या किया कि नीचे रह गया, उघेर दिया, मतलब बिना हिलाए उघेर दिया, वो क्या हो गया, निस्तारण। और जब फिल्टर कर दिया, मान लीजिए छान दिया, जैसे चाय को कैसे छानते हैं आप, पूरे मतलब कचरा ऊपर आ जाता है और गिर जाता है वो चाय नीचे, तो उसको निस्यादन कहते हैं। अब सोचिए कि तैयार चाय को चाय की पत्ती पृथक करने में निस्तारण और निस्यादन में से कौन सी विधि अच्छी है, कौन सी विधि अच्छी है। तब आप हम अपने उपयोग में लाने वाले जल के उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। जैसे देखिए, पानी के लिए सुरक्षित जल मिलता है और कभी कभी नलों से गंदला जल प्राप्त होता है, और तालाबों तथा नदियों से एकत्रित किया जा गया जल भी पंकिल हो सकता है, तो भी विशेषकर बरसात के दिन में। तो आइए अब हम यह देखें कि क्या हम पृथक्करण की कुछ विधियों द्वारा जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियाँ दूर कर सकते हैं। देखिए, तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए, यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें, इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें, जल का सावधानीपूर्वक प्रक्षेपण कीजिए। तो आपने प्रक्षेपण को लिखिए आप। तो देखिए, गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई है, ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रक्रम का आप कह सकेंगे कि जल के बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए, इस गिलास के ऊपर जल को थोड़े के लिए उघेरिए और इस प्रक्रम को देख लीजिए। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियाँ को फिल्टर कर पात्र के निस्यादित कर सकते हैं, जिसमें और भी कुछ छोटे रंध्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निषेधक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और फिल्टर पत्र का उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए। जैसे फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उघाड़ते हैं, मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्र से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जल के रंग में कोई परिवर्तन देखते हैं तो हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हैं, नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए और जल को उबालकर उड़ने दीजिए, बीकर में क्या बचता है देख लीजिए एग्जाम्पल में आप। देख लीजिए, शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना, फिल्टर पत्र के उपयोग के निस्यादन, देख रहे हैं एग्जाम्पल में, देख लीजिए स्टीम कर रहा है, इसको भाप बन के उड़ रहा है, जो भाप बन के कोई भी चीज़ को अगर जैसे यहाँ पे एक कंटेनर रख दिया आप, मान लीजिए यहाँ से उसके आग दे रहा है यहाँ से, तो जो उड़ेगा, उड़ के जो जल बचेगा, मान लीजिए कहीं आप इकट्ठा कर लिए, यहाँ पे एक बोतल लगा के आप जल को इकट्ठा कर लिए, मान लीजिए वाटर को, तो यह शुद्ध वाटर होगा, डिजिटल वाटर होगा, ये मतलब शुद्ध वाटर होगा। मान लीजिए यहाँ से आप फ्लेम दे रहे हैं, इसको जला रहे हैं, मान लीजिए कि सिलेंडर हो गया, तो यह शुद्ध वाटर हो जाएगा। देख लीजिए, फलों तथा सब्जियों के रसों को
पीने के लिए उसमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। निस्यादन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिसमें पनीर को ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। हाँ जी, वाष्पन क्या होता है दोस्तों? वाष्पन विधि देख लीजिए। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए और अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप देख रहे हैं? यही वाष्पन विधि, यही है वाष्पन विधि का एग्जाम्पल है ये। तो वाष्पीकरण विधि है दोस्तों। देखिए, नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का उपयोग किया है। दोस्तों थोड़ा यहाँ आवाज़ आता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि इस गली में कुत्ते इतने हो गए कि भौंकते रहते हैं रात भर। जल को उनके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को हम वाष्पन कहते हैं। देख रहे हैं, यहाँ बर्नर है, इसको मतलब आग दे रहे हैं, इसमें जल है, वाष्प आ रहा है, और जो पानी यहाँ से उसको अगर एकत्र कर लीजिएगा आप तो वह शुद्ध वाटर हो जाएंगे। जहाँ जल का वाष्प की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है? तो समुद्र से। जल के अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्प द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है और कुछ समय के बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। तत्पश्चात इन लवणों को मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्रक्रिया बनाया जाता है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए कितनी खूबसूरती बात इसमें लिखा है। कह रहा है कि मान लीजिए कि जो नमक कैसे तैयार होता है, तो नमक तैयार होता है कि समुद्र के पानी से। समुद्र के पानी के गड्ढे में छोड़ दिया जाता है। जब सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ता है तो धीरे धीरे वह नमक का रूप ले लेता है, बड़े नमक का रूप। जो साधारण बड़े नमक पहले नहीं होते थे, उतले उतले गड्ढों में भर के छोड़ दिया जाता है और सूर्य के प्रकाश जब गर्म होता है वह पानी तो धीरे धीरे वाष्प में बदल जाता है। कुछ समय बाद सारा वाष्पित हो जाता है और ठोस लवण नीचे बैठ जाता है, मतलब नमक। पहले आप देखे होंगे 10 साल पहले मान लीजिए ना कि नमक का ढेली आता था, सिलौटा पे पीसा जाता था, तो उसी फर्म में मतलब बड़ा बड़ा पत्थर के फर्म में नमक जम जाता है। उसको फिर लवणों को शोधन विधि द्वारा नमक तैयार कर दिया जाता है उसमें से। समझ गए? तो कैसे नमक तैयार होता है, उसी को फिर उस जो बड़े बड़े ढेला रहते हैं उसको शोधन विधि द्वारा तैयार किया जाता है। उसी ढेले को फिर उसको पीस करके फिर पैक किया जाता है। जो आप पिसा हुआ नमक आप लोग एकदम खाते हैं, पहले तो उसको बड़े बड़े ढेले आते थे, उसको पीसा जाता था। तो देख लीजिए, समुद्र जल में नमक को प्राप्त करना, तो देख रहे हैं कैसे नमक प्राप्त हो रहा है। तो देखिए ये जैसे देखिए आप केरल वगैरह में देखिएगा ना, जैसे गुजरात वगैरह में देखिएगा, आप जाइएगा तो आपको ये देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या है, देखिए गड्ढे में नमक पानी भर के रख दिए, इस सब में पानी भर के रख दिए। पानी भर के जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है दोस्तों, जब सूरज की रोशनी यहाँ पड़ती है तो धीरे धीरे पानी सूख जाता है। जब पानी सूख जाती है तो इसमें क्या बच जाता है, नमक बच जाता है। इसी को प्रोसेस के द्वारा फिर उसमें नमक तैयार किया जाता है। जब फैक्ट्री में आती है तो उसको पीस के पैकिंग कर दिया जाता है। तो समझ गए आप दोस्तों कैसे तैयार होता है? तो एनसीईआरटी की खूबसूरती को आप देख रहे हैं। इंटरेस्ट लेने के लिए मत पढ़िए दोस्तों। अगर आप सही में सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं, तो सीरियस होकर पढ़िए। बिना मेहनत जय जयकार नहीं होती दोस्तों। तो जय जयकार कराने के लिए आपको थोड़ी तो कष्ट, बिना इंटरेस्ट का पढ़िए। अब ये नहीं कि जो सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट है पर इंटरेस्ट लेके, अरे एग्जाम करेक्ट करना है दोस्तों, हमको टीचर थोड़े ना बनना है। सिविल सर्वेंट क्या मांगता है कि आप उतना कीजिए कि बस आप एक ऑफिसर बनने लायक गुण रखिए। शिक्षक आपको थोड़े ना बना रहा है, ज्ञाता नहीं बनाना चाह रहा है ना, आपको ज्ञाता नहीं बनाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो देख लीजिए, पृथक्करण की एक से अधिक विधियों को उपयोग में लाए जाते हैं। जैसे आप देख लीजिए, रेत और नमक के मिश्रण लीजिए, इसे भी पृथक्करण करके आप देख सकते हैं। जैसे मिश्रण को बीकर में रखिए तथा उसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक को रख दीजिए। क्या आप देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ जाता है? हाँ जी दोस्त, इस निस्तारण
या निष्पादन द्वारा पृथक कर सकते हैं। निस्तारण द्रव में क्या है? आप सोच सकते हैं कि इस जल में वही नमक है जो आरंभ में मिश्रण में था। अब इस निस्तारण द्रव से नमक व जल को पृथक करना है तो इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद कीजिए। देख रहे हैं, टोटी से भाप को निकाल दीजिए। क्या ढक्कन बंद कीजिए और कुछ समय के लिए केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली के टोटी से भाप निकाल सकते हैं? जो भाप निकलेगा पानी के रूप में जमा कर लीजिए, वो शुद्ध वाटर हो जाएगा। यही तो कह रहा है। देखिए वाष्प द्वारा संघनन, देख रहे हैं दोस्तों क्या कर रहा है? देखिए केतली हो गई, केतली है यह, केतली हो गई। देख रहे हैं, बर्नर से आग दे रहा है, आग दे रहा है। देखिए यहाँ पे भाप द्वारा जल जा रहा है। देखिए यहाँ से गिर रहा है। फिर ये जो जल होगा ना, यह शुद्ध वाटर होगा दोस्तों। यह क्या होगा? शुद्ध वाटर। ये अगर ये पीजिएगा ना तो कोई बीमारी नहीं होगी, पेट समस्या नहीं होगा, क्योंकि इससे शुद्ध वाटर कुछ हो ही नहीं सकता है। प्योर शुद्ध वाटर है दोस्तों ये। देख रहे, इसको गर्म किया, केतली में भाप बना, भाप से यहाँ गया, भाप यहाँ से फिर इसमें गिरा, यह शुद्ध वाटर बन गया। समझ गए? तो देखिए एक धातु के प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली के टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए जैसे चित्र में दर्शाया गया है। जब भाप बर्फ से ठंडी हो गई हो, प्लेट के संपर्क में आती हो तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है और प्लेट के नीचे बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जब वाष्प से उनकी द्रवावस्था में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। समझ गए? संघनन किसे कहते हैं? जल वाष्प से उनकी द्रव अवस्था में परिवर्तन होने की संघनन प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध से थोड़ी देर उबाला गया है तो उसकी ढकी प्लेट पर संघनित जल के बूंदों को देखा होगा दोस्तों? आप सब्जी बनाते हैं दोस्तों, जब ढक दीजिएगा उसको तो देखते हैं कि पानी उसमें लटक जाता है। चलो क्या है? संघनन ही वाटर तो है। समझ गए आप? आप जो सब्जी को ढकते हैं, चाहे कोई चीज़ को ढक, जैसे अंडा उबाले, आलू उबाले, मान लीजिए कि आप केतली को ढक दिया, आप उसके ऊपर चाहे टोकरी को ढक दिए, तो आप देखिएगा कि उस पर छोटे छोटे पानी का बूंदा लटक जाता है। क्या? संघनित वाटर है दोस्तों। समझ गए? जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली के पीछे क्या छूट जाता है। इस प्रकार से हमें मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निष्पादन, निस्यादन, वाष्पन तथा संग्रहण विधियों को प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया जाता है। तो आप आज आपको क्या सीखने को दोस्तों मिला होगा? आज आपको निस्तारण, निस्येदन, वाष्पन और संघनन, ये चीज़ आप लोगों को पढ़ लिए। पहेली ने रेत को नमक में पुनः प्राप्ति की और समस्या उनके नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था, फिर भी उससे क्रियाकलाप साथ में सुझाया गया है। देख लीजिए, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है? घोल सकता है। तो अध्ययन 2 में हमने पाया कि पदार्थ जल में घुलनशील विलय बनाते हैं, तब उस पदार्थ को जल में विलय कहते हैं। यदि हम जल की मात्रा निश्चित रखकर उस पदार्थ को मात्रा निरंतर बढ़ाई जाए तो क्या होगा? तो देख लीजिए, आपको एक बीकर आता है, गिलास में चम्मच नमक डाल दीजिए। आवश्यकता होगी कि आधी कप जल बीकर में उड़ेलिए। चम्मच नमक में डालकर तब तक डुलाइए जब तक कि पूरी तरह से घुल न जाए। अब फिर 1 चम्मच नमक डालिए और भली भांति विडोलित कीजिए। इसी प्रकार एक चम्मच करके नमक मिलाते तथा विलोडित करते जाइए। देख रहे हैं एग्जाम्पल? देखिए, नमक को जल में घोलना। स्वाभाविक की बात, एक आप गिलास ले लीजिए, मान लीजिए एक गिलास ले लिए, 1 चम्मच ले लीजिए, इसको हिलाइए आप, क्या हो जाएगा? घोलेगा, पदार्थों का पृथक्करण। यही कर किसी अधिक मात्रा में नमक को पुनः प्राप्ति करना प्रयास किया जाता था। कदाचित नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। विलय नमक रेत के साथ मिलाकर गया है जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सका। वह
अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती थी। तो यही दिया हुआ है दोस्तों। मंथन सप्तृत विलयन है, संग्रहण, अवसादन, निस्तारण, चालन, वाष्पन, विलयन, निस्यादन, थ्रेसिंग, हस्त और निष्पादन। तो आज का था मंथन, संग्रहण, निष्पादन, संयन, हस्त, चयन, विस्तृत, विलयन, अवसादन, चालन, विलयन, थ्रेसिंग, निष्पादन। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिए और एनसीईआरटी बैच से जुड़िए। इसमें कुछ जो नहीं भी है उसको मैं जोड़ूंगा धीरे धीरे। मैं अलग से कुछ इसमें जोड़ूंगा जो इम्पोर्टेंट, जैसे मैं आपको संघनन हुआ तो पहले से कुछ मैं इसमें करूंगा, उसके बाद जो इसमें दिया हुआ है उसके साथ में मिला के पढ़ाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए एनसीईआरटी बैच से, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको एक बार पढ़ लीजिए जैसे साइंस, एक हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये तीनों आपको पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए।